नमस्कार, मेरा नाम है शशांक और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल हॉरिजॉन में। आप ये चैनल देख रहे हैं जिसमें मैं मैथ्स के वीडियो पढ़ा रहा हूं आपको। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो उसको कमेंट में जरूर पूछें। जैसा कि आपसे मेरा निवेदन था पहले भी और आज भी फिर से है कि यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें, जिसमें जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं उनको सॉल्व करें। जब मैं बता रहा हूं तब भी उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करें, ताकि आप लोगों का कैलकुलेशन और प्लस क्वेश्चन का जो टाइप है वो आपको आसानी से समझ में आ सके और उनका आंसर कैसे निकालना है वो आसानी से समझ में आ सके। ट्रिक के पीछे मत भागिए, जो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ उनके पीछे बिल्कुल जरूर भागे। क्यों? क्योंकि ट्रिक्स एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप लोगों को याद आए, लेकिन मैं जो ये लॉन्ग प्रोसेस बता रहा हूँ इसको आप कम समय में कैलकुलेशन फास्ट करके, चीज़ों को याद रख के, कॉन्सेप्ट्स को याद रख के आप लोग इसका आंसर बहुत जल्दी से जल्दी ला सकते हैं। जब आप जितने से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसी भी टॉपिक से संबंधित, किसी भी टॉपिक से संबंधित आप जितने भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको अपने आप उनकी ट्रिक दिमाग में आ जाएगी। अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि आंसर कैसे निकाला जाता है। कई बार तो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, यहाँ ऑप्शन लिखे होते हैं, हम लोग ऑप्शन से ही निकाल लेते हैं अपने आंसर। तो आप लोगों से निवेदन है कि क्लास को अंत तक देखें, बीच में छोड़ करके ना जाएं। क्या होता है कई बार कि मैं कुछ बता रहा हूं, आपने आधे में वीडियो को स्किप कर दिया, तो हो सकता है कि आपको पूरा समझ में ना आए वो टॉपिक। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 पर आरंभ होता है और चौथा और अंतिम पीरियड जो है 13:45 मतलब 1:45 पे खत्म होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की अवधि समान हो और प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया जाता हो तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी है? तो देखिए यहाँ पे पहला पीरियड हमारा कब स्टार्ट हो रहा है, तो वो हो रहा है 10:30 पे। खत्म कब हो रहा है तो 13:45 पे, 13:45 पे 1:45 पर। हम इसको माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 - 30 = 15 हो गए। यहाँ पर 13 - 10 = कितने हो गए, 3 हो गया। यहाँ पर ये हो गया 3, मतलब 3 और 15 मिनट। अब उसने क्या कहा है कि हम प्रत्येक पीरियड के बाद क्या दे रहे हैं, 5 मिनट का विश्राम समय दे रहे हैं। और यहां पर पहला पीरियड स्टार्ट हुआ 10 कितने मिनट को, 30 मिनट को, तो पहला रिसर्च हो गया। दूसरा पीरियड जितने भी बजे स्टार्ट हुआ हो, फिर दूसरा रिसर्च हो गया। यहाँ पर ये पहला विश्राम, ये दूसरा विश्राम, और उसके बाद जब भी तीसरा पीरियड हुआ होगा तब तीसरा विश्राम, क्योंकि चौथे पीरियड के बाद रिसर्च नहीं आएगा। चौथे पीरियड मतलब अंतिम पीरियड में छुट्टी होगी, है ना। तो यहाँ पर 3 जब रिसर्च आ गई तो कितने कितने मिनट की है वो, 5 मिनट का ड्यूरेशन है। तो 5 1 = 5, 5 2 = 15 और 5 2 = 10 और 5 3 = 15। तो हमारा जो है 15 मिनट का क्या आ गया, रिसर्च टाइम आ गया। 15 मिनट का, घंटा ये लिखा हुआ या मिनट लिखा हुआ है तो हम मिनट में यहां पर फिर माइनस कर लेंगे। तो हमारा जो शुद्ध जो पीरियड का, टोटल पीरियड का टाइम है वो 3 आवर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 आवर। 3 आवर 15 मिनट - 15 मिनट = 3 आवर हो जाएगा। अब पीरियड कितने हो रहे हैं, वो हो रहे हैं कितने, 4 पीरियड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम घंटे को क्या करते हैं, ये आवर्स में है तो इसको हम क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मिनट होता है 1 आवर होता है 60 मिनट। तो ये 3 आवर लिखा है तो 3 × यहाँ 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 180 मिनट। 180 मिनट हो जाएंगे। अब 180 मिनट को कितने पीरियड है, वहां 4 पीरियड है। तो हम यहां पर 180 / 4 कर लेंगे। तो 4 1 = 4, यहां पर 4 4 = 16, बचेगा 2 0 20, तो 4 5 से यहां पर हो जाएगा 20। तो 45 मिनट का एक पीरियड होगा। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 45 मिनट का एक पीरियड होगा। हम यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है क्रिकेट के एक खेल में
उच्चतम ऋण संख्या संपूर्ण ऋण संख्या का 3/11 है। अगली उच्चतम ऋण संख्या शेष ऋण संख्या की 3/11 है। मतलब पहली हो गई, पहली तो उच्चतम ऋण संख्या हो गई। अब उसके बाद जितनी ऋण संख्या बची उसमें से भी जो शेष उच्चतम ऋण संख्या जब निकालेंगे दूसरी बार, तो वो भी क्या है, 3/11 है। यदि दोनों ऋण संख्याओं का अंतर 9 है तो संपूर्ण ऋण संख्या कितनी होगी। सबसे पहले हम मान लेते हैं संपूर्ण ऋण संख्या कितनी होगी पूछा है, तो संपूर्ण ऋण संख्या बराबर x। ठीक है, संपूर्ण ऋण संख्या x हो गई, तो क्रिकेट के खेल में यहाँ के लिए उच्चतम ऋण संख्या क्या है, संपूर्ण ऋण संख्या की 3/11 है। तो पहली उच्चतम ऋण संख्या क्या होगी, उच्चतम ऋण संख्या x गुणित 3/11, तो यहां हो जाएगा 3x/11, 3x/11। अब यहां पर अगला बोल रहा है कि दूसरी ऋण संख्या, अब दूसरी उच्चतम, दूसरी लिखते हैं यहां पर, ये ऋण उच्चतम ऋण संख्या को उच्चतम ऋण संख्या बराबर यहां पर है 3x/11, सॉरी शेष ऋण संख्या पहले बोला है, तो x माइनस क्या हुआ, x माइनस हुआ 3/11, और यहां पर क्या हो गया का 3/11 का 3/11 का 3/11। तो यहां क्या हो जाएगा, ये x माइनस 11 इंटू 11, 11x माइनस 3x इज इक्वल टू क्या, 8x/11 का यहां पर क्या हुआ 3/11, तो बराबर क्या हो जाएगा 8 3 जा 24x और 11 11 जा 121। यहां तक बात समझ में आ गई होगी दोनों। ठीक है, अब अगला हमारा क्या बोलता है कि यदि दोनों का अंतर कितना हो, 9 हो, 9 हो, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 9, मतलब किसका, इसका और इसका अंतर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। मतलब 3x/11 माइनस 24x/121 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 9। अब यहां पर माइनस कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, यहां पे 121 आएगा क्या एलसीएम, और 11 11 जा क्या होता है 121, तो 11 3 जा कितना 33x माइनस कितना हुआ 24x इज इक्वल टू 9। अब 121 उठ करके यहां आ जाएगा 33x माइनस 24x होगा, तो यहां पर आ जाएगा 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 121, 9 मल्टीप्लाई बाय 121, तो यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 121 अपॉन 9, 9 से 9 कैंसल, 121 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है कुछ मिठाइयां 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चे क्या हुए अनुपस्थित रहने के कारण जो प्रत्येक बच्चों को है 4 मिठाइयां एक्स्ट्रा मिली, 4 मिठाइयां ज्यादा मिली हैं। तो हमें क्या करना है, मिठाइयों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, मिठाइयों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मिठाइयों की कुल संख्या क्या मान लें, मिठाइयों की कुल संख्या बराबर कितना है, x है। मिठाइयों की कुल संख्या क्या है, x है। अब मिठाइयां कितने बच्चों के बीच में वितरित होनी थी, वो थी 175, मतलब कि मिठाइयों की संख्या, ये क्या हो गई बच्चों की, सॉरी मिठाइयों की टोटल संख्या हो गई, ये बच्चों की कुल संख्या हो गई। डिवाइड करेंगे, मान लो 5 बच्चे हैं, 20 टॉफियां हैं, तो 5 बच्चों में 20 टॉफियां वितरित करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 20 टॉफियां डालेंगे बटे 5 बच्चे डालेंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा 4, मतलब एक को कितनी टॉफियां मिलेंगी, 4 टॉफियां मिलेंगी। उसी प्रकार यहां पर मिठाइयों की संख्या x बटे यहां पर क्या आ जाएगा, बच्चों की कुल संख्या। अब यहां पर क्वेश्चन में ये कहा है कि जब हम टोटल बच्चे जो यहां पर हैं इसमें हम मिठाइयों को वितरित कर रहे हैं, और उसके बाद यहां पर क्या हुआ 35 बच्चे क्या हुए अनुपस्थित रहे, तब हम मिठाइयों को वितरित कर रहे हैं, तो दोनों का अंतर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। समझ गए,
तो क्या है, टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 175, एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं 35, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 140, कितना आ जाएगा हमारे पास 140। तो अब इन दोनों का अंतर, ये 140 कहां से आया, बात समझ में आ गई होगी आपको, ये मैं मिटा देता हूं। अब यहां पर x मिठाइयों की संख्या उतनी ही है, बच्चे कितने हो गए हमारे पास, जब 35 अनुपस्थित हुए तो हो गए कितने 140, 35 एब्सेंट रहे तो 140 हमारे पास हो गए। दोनों का अंतर मतलब इनको संख्या, मिठाइयों की संख्या कितनी, एक बच्चे को कितनी ज्यादा मिल रही है, 4 मिठाइयां ज्यादा मिल रही हैं, तो दोनों का अंतर क्या बन गया हमारा 4 बन गया, 4 बन गया। अब यहां पर देखते हैं, इनको माइनस करते हैं, 140 और 175 का आप एलसीएम लेंगे तो देखेंगे 700 आएगा, ठीक है। जब 700 यहां पर 700 आ गया हमारे पास, तो 140 से डिवाइड करेंगे तो वो कितने बार बन जाएगा, 14 5 जा 70, तो 5 टाइम में, तो यहां बन जाएगा 5x माइनस 175 से डिवाइड करेंगे 700 को कितने बार में जाएगा 4 टाइम में, तो यहां हो जाएगा 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब यहां 5x माइनस 4x हो जाएगा कितना, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 700, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2800। x मतलब क्या है, मिठाइयों की कुल संख्या, और वहीं पर हमें क्या पूछा है, मिठाइयों की कुल संख्या बताइए, तो x इज इक्वल टू 28, तो क्या हो गया हमारा आंसर। अब हम यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है कि 225 मीटर लंबी, 225 मीटर लंबी एक रोड है, जिसके एक और बराबर बराबर दूरी पर हमने कितने पेड़ लगाए, 26 पेड़ लगाए हैं। अब इस दूरी के जो आरंभ तथा अंतिम में भी पेड़ लगाए गए हैं, ये वाला जो पॉइंट है वो समझने योग्य है कि यहां पर आरंभ में और अंतिम में भी पेड़ लगाए हैं, तो 2 क्रमागत पेड़ों के बीच में कितनी दूरी है। अब हम यहां देखते हैं कि यदि मैं एक छोटा उदाहरण लेता हूं, यहां पर एक मेरे पास सड़क है जो मान लो 10 मीटर लंबी है, ठीक है, और यहां पर मैंने लगा दिए कितने पेड़, 3 पेड़, कितने, यहां पर पहला लगा दिया, यहां दूसरा लगा दिया, यहां पर तीसरा लगा दिया। तो हम क्या, अब मैंने बोला दोनों पेड़ के बीच की दूरी कितनी है, तो आप क्या कहोगे कि ये हो गया पहला पेड़ की दूरी, ये हो गया दूसरे पेड़ की दूरी। तो जब अंत में और प्रारंभ में और अंत में भी जब लगता है कोई भी पेड़ हो या कोई भी संख्या हो, कोई भी कतार हो, किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ है जो प्रारंभ में और अंतिम में भी खत्म होता है, यदि उनको बराबर बराबर भागों में बांटना, जैसे ये रोड है, बराबर भागों में हमें बांटनी है, कितनी दूरी के बीच में एक पेड़, 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1 को खत्म कर लेंगे और यहां पर 2, तो यहां पर 10/2 हो जाएगा बराबर 5, मतलब 5 मीटर, 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। लग रहा है ना, यहां पर ये 1 हो गया, अरे 2 हो गया, 2 ही दूरियां हैं, है ना। यहां पर और आगे बढ़ते, यहां पर चौथा पेड़ लगता और इसकी दूरी हो जाती 20 मीटर मान लो, तो यहां पर और यहां पर हो जाता 5वां पेड़, यहां पर हो जाता 5वां पेड़, ठीक है। तो 5वां पेड़ जब हो जाता है यहां पर, तो कितनी दूरी निकलती, 1 2 3 4, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 दूरियां निकलती। तो 4 दूरियों का मतलब समझ में आ रहा है कि 2 पेड़ के बीच की दूरी को मैं 1 दूरी कह रहा हूं। तो यहां पर 20 आउट ऑफ हम जब 4 करते तो यहां पे आता 5 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से आप लोग खुद ही बना लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि जब एक रोड में हम 26 पेड़ लगा रहे हैं, 26 पेड़ लगा रहे हैं, और 26 पेड़ में आरंभ में भी पेड़ है और अंतिम में भी पेड़ है, तो एक पेड़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब हम दोनों 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी निकालेंगे। 2 क्रमागत पेड़ के बीच की दूरी बराबर रोड की कुल लंबाई है हमारे पास 225 मीटर बटे पेड़ों की संख्या है यहां पर मान लें 25, मान क्यों लें, क्योंकि एक पेड़ अंत में लगा हुआ है उसको छोड़ देते हैं, या शुरुआत वाला छोड़ देते हैं एक्चुअली, क्योंकि शुरुआत के वाला इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हम 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी पता करनी है, तो पहला छोड़ दो, बाकी आखिरी वाला भी ले लो, तो हमें 2 क्रमागत पेड़ के बीच की दूरी हमें मिल जाएगी। तो हमने यहां लिख दिया 25। अब कितने 25 का पहाड़ आता होगा, 25 का टेबल आता होगा, तो क्या हुआ, 25 9 जा
225, तो 9 मीटर क्या हो गई, दोनों पेड़ के बीच की दूरी हो गई। ये हमारा बन गया क्या आंसर। अब हम यहां देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है जब हम एक गेंद को कुछ ऊंचाई से गिराते हैं तो वह धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है। यदि हम किसी गेंद को इतनी ऊंचाई से गिराएंगे तो वह सीधी बात है कि दूसरे टाइम जब उछलेगी, यहां से गिराया फिर उछलेगी तो इतनी उछलेगी, फिर नीचे गिर जाएगी फिर इतनी उछलेगी, फिर नीचे गिराएंगे तो और उससे कम दूरी तक उछलेगी। तो यहां पर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3/4 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने तीसरे उछाल पर कितनी ऊंचाई तक उछलेगी, है ना, कितनी ऊंचाई तक उछलेगी या कितने ऊंचाई तक ऊंचाई तय करेगी। यहां देखते हैं हम कि वो पहली बार जब गेंद उछाल रहा है तो गेंद कितने मीटर की दूरी से कितने मीटर की दूरी से उछाल रहा है, 32 मीटर। तो यहां पर निकालते हैं हम पहली उछाल, तो यहां पर 32 मीटर है, गुणा क्या हो जाएगा, जब पहली बार हम नीचे गेंद को गिराएंगे तो पहला उछाल 3/4, उछाल कितना होता है 3/4 रह जाता है। तो यहां पर 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, तो 8 3 जा 24 मीटर क्या होगा पहला उछाल। दूसरी उछाल कितनी होगी, दूसरी उछाल कितनी होगी, तो यहां दूसरी उछाल क्या हो जाएगी, ये लिखा हुआ है 24 मीटर, कितना लिखा हुआ है 24 मीटर, कितनी रह जाती है 3/4, तो 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, तो 6 3 जा यहां पर 18 मीटर। अब यहां पर पूछा है हमें तीसरी उछाल पूछा है, इसलिए हम तीसरी उछाल करेंगे। तीसरी उछाल बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर 18 है मल्टीप्लाई बाय 3/4 होगा, तो 18 3 जा होता है हमारे पास 54 और यहां पर हो जाएगा अपॉन 4। तो जब हम इसे काटेंगे तो क्या होगा, 4 1 जा 4 और यहां बच जाएगा कितना 1 4 14 बन जाएगा, 4 3 जा 12 बचेगा, यहां पर 2 पॉइंट लगाएंगे 20 बन जाएगा, तो 14 5 4 5 जा 20 हो गया यहां पे। तो 13.5 मीटर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। यदि अब हम इसे यदि मिश्रित भिन्न में चेंज करते हैं तो कैसे करेंगे, यहां पर 4 है, 4 1 जा 4 4 3 जा यहां पर आ गया 12, कितना शेष बच रहा है 2 बच रहा है और यहां पर 4 है, तो ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 13 राइट 1/2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन का मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट ही बता सकता हूं कि हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर हमने क्या पहली उछाल, दूसरी उछाल, तीसरी उछाल करके 3 बार हमने यहां निकाला है, उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, जितनी दूरी से ऊंचाई से गेंद को उछाला जा रहा है मल्टीप्लाई हमें कौन सी उछाल देखनी है, तीसरी उछाल, तो 3 बार क्या लिख लेंगे हम यहां पर 3/4 3/4 3/4। यहां पर क्या करेंगे, 4 1 जा 4 4 8 जा 32 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 जा 18 3 जा हो जाएगा यहां पर 54 और अपॉन क्या हो जाएगा यहां पर 4। अब इसको आप यहां पे काट सकते हो, तो ये वाला आंसर ला सकते हो, चाहो ये वाला आंसर ला सकते हो। अब हम यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ है एक विद्यार्थी को 2⁵ मल्टीप्लाई 9⁵2 लिखने को कहा गया, तो उसने क्या लिख दिया, उस संख्या के स्थान पर 2592 लिख दिया। तो इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है, ऐसा बोलता है यहां पर। तो हम यहां क्या लेते, 2 का है कितना पावर 5 है, यहाँ पे 2⁵ है और मल्टीप्लाई क्या है 9 का स्क्वायर है, तो 2⁵ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 81। तो यहां पर लिखते हैं कितना 25, यहां पर लिखा हुआ है 2592, ठीक है। अब यहां पर 32 मल्टीप्लाई बाय 81 करना, तो 81 1 जा 81 81 2 जा 162 की 2 कैरी आया 16, 81 3 जा कितना हो जाएगा 243 प्लस 16 कितना हो जाएगा 243 प्लस 10 253 प्लस 6 कितना हो जाएगा 259। तो ये क्या है 2590, ये भी 2592 और यहां पर भी क्या लिखा 2592, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो संख्यात्मक अंतर जो है इनका कितना हो जाएगा 0। तो
तो यही होगा हमारा आंसर। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है एक 80 मीटर के खंबे में बंदर जो है 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो उसे खंबे के ऊपरी सिरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहां देखते हैं पहले मिनट में चढ़ी गई बंदर द्वारा चढ़ी गई दूरी कितनी है, 5 मीटर है। अब दूसरे मिनट में वह क्या फिसल गया, फिसलन दूरी कितनी है, 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर है। तो यहां पर 2 मिनट में, अब 2 मिनट में चढ़ी गई दूरी बराबर 5 - 2, तो कितना हो जाएगा यहां पर 3 मीटर। 2 मिनट में क्या कर रहा है वो, 2 मिनट में शुद्ध कितना चढ़ रहा है, 3 मीटर चढ़ रहा है। तो यहां देखें 1 मिनट में कितना चढ़ेगा, 1 मिनट में वह चढ़ेगा 3/2 मीटर, मतलब कि 1.5। डेसिमल में निकाल दो 1.5, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है ना। 3/2 मीटर वह ऊपर चढ़ेगा। अब हम यहां देखते हैं कितना चढ़ना है उसको, 80 मीटर खंबे पर चढ़ना है। तो यहां पर 80 मीटर खंबे पर उसको चढ़ना है, तो वह 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है, 5 मीटर है ना। और दूसरे मिनट में कितना उतर रहा है, 2 मीटर। ठीक है, अब मैं पहले यहां पर लिख देता हूं, फिर आपको बात समझाता हूं कि यहां पर 5 मीटर 1 मिनट में चढ़ रहा है वो, मतलब यहां पर 80 - 5 कर लेंगे। ये 80 - 5 मैंने क्यों किया और 75 आया, ये क्यों किया मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। यहां पर 75 आया, तो यहां पर लिखना है कि 75 मीटर खंबे में चढ़ने में लगा समय। तो कितना समय लगेगा उसे, 75/3/2। ठीक है, तो ये पलट जाएगा और 75 × 2/3 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, और यहां पर 3 5 15। तो यहां पर हो जाएगा 25 × 2 कितना, 50 मिनट। 50 मिनट वह चढ़ रहा है, कितने, 50 मिनट में चढ़ रहा है कितना मीटर, 75 मीटर, है ना। अब ये मैंने क्यों किया था मैं आपको बताता हूं कि वह 75 मीटर खंबे पर चढ़ गया कितने मिनट में, 50 मिनट में। अब उसे 5 मीटर और चढ़ना है, कितना मिनट लगेगा, 5 मीटर और चढ़ना है, कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट। तो बराबर कितना हो जाएगा यहां पर, 80 मीटर हो गया ये, और यहां पर हो गया 51 मिनट। सोचना ऐसे है, कंपटीशन एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सोचना ऐसे ही है कि वह चढ़ तो गया, अब उसके बाद वो जब खंबे के ऊपर चढ़ करके बैठ गया तो फिसलन कैसे होगी, फिसलेगा क्यों, वो अगला मिनट क्यों लगाएगा, अगला मिनट में फिसलेगा क्यों, क्योंकि वो तो बैठ चुका है ऊपर चढ़ के, तो दूसरा मिनट लगेगा ही नहीं। इसलिए हमने यहां पर पहले 75 मीटर का निकाला, क्योंकि वो अगले 5 मीटर में सिर्फ चढ़ रहा है, उसके बाद वो फिसलेगा नहीं। इसीलिए यहां पर 75 मीटर चढ़ने में उसे लगा समय बराबर 50 मिनट, और उसके बाद अगला 5 मीटर चढ़ेगा तो 1 मिनट में चढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा 51 मिनट। तो 80 मिनट की लंबाई जो है वो 51 मिनट पर चढ़ जाएगा। यही हमारा होगा आंसर, 51 मिनट। यहां हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें लिखा हुआ है दो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें से पहली संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग क्या होता है, 100 प्राप्त होता है। वहीं हम अब उल्टा कर रहा है ये कि पहली संख्या को वो 3 बार जोड़ रहा है और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ रहा है, तो योग कितना है, 120 प्राप्त हो रहा है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहां पर देखेंगे पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो यहां पर पहला समीकरण में क्या होगा, पहली बार में क्या कर रहे हैं, पहली संख्या को 2 बार जोड़ रहे हैं, मतलब उसका 2 का गुणा कर दें तो बन जाएगी क्या, 2x।
प्लस दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ रहे हैं तो हम इसको क्या लिख दें 3y बराबर कितना आ रहा है योग 100 आ रहा है 100 आ रहा है। इसको ले लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड पे पहली संख्या को 3 बार दूसरी संख्या को 2 बार योग आ रहा है 120, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। हमने क्या बना लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 100 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। यहाँ पर बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई 2 का और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 3 का और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 2 का। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें इक्वेशन को बराबर लाना है। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई इसलिए कि यहाँ पर x के साथ में 3 लिखा हुआ है, यहाँ x के साथ में 2 लिखा हुआ है, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, ठीक है। तो 1 एवं 2 को जब हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 2 6x प्लस 3 3 9y इज इक्वल टू 300। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6x प्लस 2 2 4y इज इक्वल टू 2 1 2 0 0 2 2 4 और 2 1 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो साइन है इनके सामने के वो समान है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, है ना। तो हम क्या करेंगे 300 माइनस 240 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 60 और यहाँ पर 6x से 6x हमारे यहाँ पर हो जाएगा कैंसल और यहाँ पर 9 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 5y। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 से काटेंगे 60 को तो यहाँ हो जाएगी 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 5 से 60, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। अब यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में हम क्या रख लेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3 y की वैल्यू क्या यहाँ पर 12 इज इक्वल टू कितना है 100 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x 12 3 जा 36, तो 2x इज इक्वल टू 36 यहाँ प्लस में है, यहाँ जाएगा तो 100 माइनस 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 64 अपॉन 2 तो इज इक्वल टू 32। यहाँ पे क्या आ गया 32 हो गया। अब x की वैल्यू 32, y की वैल्यू 12, यहाँ पर x की वैल्यू 32, यहाँ पर इसकी हो गई वैल्यू 12। तो यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा है हमको, क्या पूछा है तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो इनमें 12 और 32 में बड़ी संख्या है 32, तो 32 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 9 राइट 1/2 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1/2 का 5/4 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2 राइट 1/3 डिवाइडेड बाय 1 राइट 5/7 का ब्रैकेट में 3 राइट 1/2 माइनस 2 राइट 1/3। अब क्या करेंगे हमने बोडोमास में पढ़ा है BODMAS, इसको हमें ध्यान में रखते हुए कोई भी क्वेश्चन ऐसा लंबा सा है सॉल्व करना है। लंबा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, कैलकुलेशन इतना फास्ट रखना है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 2 6 प्लस 1 7 अपॉन हो जाएगा 2 माइनस 2 3 6 प्लस 1 7 अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 2 3 से 3 7 जा 21 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3 2 जा 6 से 7 2 जा 14, तो यहाँ बच जाएगा 7/6, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई 7/6 आ गई। तो हम अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है 9 2 जा 18 18 प्लस 1 19/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लो और 2 लिख दो, है ना। नहीं, पहले ऐसा नहीं होगा, ये 1/2 है, ये का 5/4 है, तो का मतलब हो गया यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई जैसा। तो 2 4 जा 8 1 5 जा 5, तो 5 अपॉन
कितना हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/8। तो इसको पलटा करके लिख दे रहे हैं हम 8/5। थोड़ा शॉर्ट चल रहा हूं इसलिए ध्यान देना है आप लोगों को। 3 यहां पर हो जाएगा 3/5 और मल्टीप्लाई बाय 2 3 जा 6 + 1 7/3। तो यहां पर हो रहा है क्या, 1 राइट 5/7 है तो 1 सत्ते 7 + 5 बराबर क्या हो गया 12, है ना, और यहां पर 7 की 7 हो जाएगी। अब ये का है और ब्रैकेट सॉल्व करें तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है 7/6। तो यहां पर कर लो का मतलब कि गुना 7/6 कर लो। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा हो जाएगा यहाँ 12 और 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहां पर क्या है डिवाइडेड बाय है तो ये 2 आ रहा है हमारे पास आंसर। तो मल्टीप्लाई में जब उसे चेंज करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 2। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। अब यहां पर क्या लिखा हुआ बोर्ड मास के अनुसार पहले होगा क्या मल्टीप्लाई, फिर होगा एडिशन, फिर होगा सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे 19/2 है, 19/2 का 19/2 ये लिखा है 3/2, ये लिखा है 8/5। तो 2 1 जा 2 और ये जाएगा 2 4 जा 8। तो 4 3 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और यहां पर हो जाएगा कितना 1 3 1 5 जा 5 तो 12/5 आ गया। अब माइनस की जगह पे माइनस लिखेंगे। अब ये 3/5 है, ये 7/3 है, ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसल। अब क्या बचेगा हमारे पास 7 बच गया और यहाँ पर बच गया 1 तो यहाँ पे 7 की जगह पे 7 लिखेंगे और यहाँ पर 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 तो 7/10 हो गया यहाँ पर। अब सबसे पहले क्या करेंगे एडिशन, फिर करेंगे सब्सट्रैक्शन। तो पहले एडिशन करते हैं तो 5 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 10। ये सभी का हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 लिखा ही हुआ है ऑलरेडी तो सबका एलसीएम क्या जाएगा 10 आ जाएगा। 2 5 जा 10 मतलब 19 5 जा 95, ठीक है, प्लस 5 2 जा यहाँ पर होता है कितना 10 तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 12 2 जा 24 माइनस 10 1 जा 10 तो यहाँ पर रहेगा 7 का 7। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर पहले करेंगे एडिशन तो 5 + 4 इज इक्वल टू 9, 9 - 7 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। तो 112 कितना आ जाएगा 10। अब हम इसको क्या करेंगे काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और यहाँ पर 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 56/5। ये दिया हुआ है हमें सिंपल फ्रैक्शन में। अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 बचेगा कितना हमारे पास रिमाइंडर 1 तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1/5। तो 11 राइट 1/5 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे इतना नंबर क्वेश्चन है पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करते हैं हम BODMAS ये हमेशा हमें याद रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे का वाला सॉल्व करेंगे। हम 1 राइट 1/4 है तो इसे चेंज करेंगे तो 1 4 जा 4 + 1 इज इक्वल टू 5 तो ये हो जाएगा अपना क्या 5/4 और यहाँ पे लिखा हुआ है का 2/5 तो गुणा कर देंगे 2/5 हो जाएगा तो 5 से 5 कट गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यहाँ क्या हो गया 1/2 मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 जो कि हमें अभी याद रखनी है ना। अब यहाँ पर एक और का लिखा है तो 1 3 जा 3 + 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 5/3 का 3/25 तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 5 1 जा 5 5 5 जा 25 मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/5। ठीक है, अब यहाँ पर एक और का लिखा है ये 1/3 है ये 3/5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल यहाँ बच जाएगा क्या 1/5। अब यहाँ पर देखते हैं 1/5 है ये 5/7 है ना तो ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल बचेगा क्या यहाँ पर 1/7। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं यहाँ लिखा हो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 यहाँ डिवाइड है, डिवाइड हो जाएगा कितना इसका पूरे का क्या हो जाएगा 1/2 प्लस हो जाएगा 1/8 तो यहाँ पे डिवाइड 1/2 है तो क्यों ना हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके 2 लिख दें। जब मल्टीप्लाई में हम इसको 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 3 जा 3 और 3 2 जा हो जाएगा 6
और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 6/16 है, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तो आ जाएगा कितना हमारे पास 3/8, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/8। अब प्लस है 1/8, तो प्लस है 1/8, तो यहाँ पर हम 8 का एलसीएम लेंगे, 8 3 + 1 = हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4/8। 4/8 को क्या हम 1/2 लिख सकते हैं? 4/8 को लिख देंगे 1/2, कैसा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 1/2 इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं बिल्कुल स्टेप आगे नहीं बढ़ा रहा हूं ज्यादा, यहां पे लिख दिया मैंने 1/2। इन पूरे का आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/2। अब अपॉन करेंगे पूरे का। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर लिखा है कितना 2/5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1/5। जब इसको चेंज करेंगे तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा 1, तो 5 से 5 कैंसल, क्या बचेगा हमारे पास केवल 2 बचेगा, और 2 प्लस हो जाएगा हमारे पास क्या 1 राइट 3/4, तो 1 4 जा 4, 4 + 3 7 कितना 4, 2 + 7/4 माइनस क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 के अपॉन में क्या लगा लो 1, और 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा कितना 4, क्या हो जाएगा एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 1 4 जा 4, तो 4 2 जा 8 प्लस यहां पे 7 माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा 8 + 7 = 15, 15 - 2 = 13/4, क्या हो जाएगा पूरे के अपॉन में 13/4, ठीक है 13/4 = 13/4। अब यहां पर क्या है मल्टीप्लाई, यहां डिवाइड है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, तो ऊपर अब क्या लिखेंगे, नीचे वाला जो सेक्शन है वो ऊपर आएगा। अब यहां क्या लिखा 1/5 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/7, 1/5 माइनस 1/7, 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 35, तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7 माइनस 7 5 जा 35, तो ये 5 1 जा 5, तो 7 - 5 = 2, और 2 हो जाएगा 35, मतलब मल्टीप्लाई में ऊपर क्या लिखेंगे 2/35, और ये पूरे का अपॉन में क्या होगा ये वाला सेक्शन आएगा, तो यहाँ पर काट करके यहाँ पर संख्या क्या आई हमारे पास 1/5, 1/3 माइनस 1/5 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम 15, और यहाँ पर 3 5 जा 15, तो 5 1 जा 5 माइनस यहाँ पर 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, तो 5 - 3 = 2, 2/15 लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2/15। अब इसका आगे का सेक्शन देखते हैं, यहां ब्रैकेट लगा लेंगे पहला, तो ये है 1/2, ये है 13/4, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 4/13, 4/13, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, ब्रैकेट फिर ओपन हुआ, यहां पर लिखा है 2/35 मल्टीप्लाई बाय अपॉन लिखा हुआ है 2/15, तो 2/35 मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो ये हो जाएगा उल्टा 15/2, 15/2। तो अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, 2 1 जा 2 और 2 2 जा हो जाएगा 4, तो यहां आ जाएगा कितना, यहां आ जाएगा 2/13 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहां कटेगा क्या 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, तो 3/7 कितना हो जाएगा 3/7, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और ये 13 7 जा हो जाएगा 91, यही हमारा क्या होगा आंसर। यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं 11, तो यहाँ लिखा हुआ -2 पे पावर -2 पे पावर -2 पे पावर -2, तो यहाँ पर जब पावर के ऊपर पावर होती है तो ये मल्टीप्लाई होती है, हमारा बेस है यहाँ पर क्या -2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पर हो जाएगा -8, इवन टाइम में जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा, ऑड टाइम में जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर माइनस आता है, जबकि इवन टाइम में होगा तो यहाँ पर प्लस में संख्या आएगी, जैसे 2 - 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 हुआ है यहाँ पर,
तो -8 आएगा, जबकि यहाँ पर यदि ये हो गया होता -2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो यहाँ 4 आता है ना। तो यहाँ पर -2 पे पावर है -8 है, तो इसे हम चेंज कर लेंगे प्लस में, तो -2 हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये पावर लग जाएगी किसकी, 8 की। तो जब हम इसको -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम, तो यहाँ -2 मल्टीप्लाई बाय 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 -2, तो कितना होगा 2 4 8 2 4 6 और मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 128 2 जा हो जाएगा 256। तो यहां आंसर आ जाएगा 1/256। अब ये क्या आ रहा है, 1/256 काय में आ रहा है, प्लस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवन टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 8 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। यदि 7 टाइम होता तो माइनस में आता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा आंसर 1/256। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ लिखा हुआ है कि रमेश कुछ दिनों की निश्चित दिनों की यात्रा पर निकलता है, उसके पास 3600 रुपए है। वह अपनी यात्रा अवधि को 4 दिन यदि बढ़ा ले तो उसे 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अपनी कटौती करनी पड़ेगी। 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी, है ना। तो वह कितने दिनों की यात्रा पर निकला है, वह कितने दिनों की यात्रा पर निकला। तो पहले मान लें कि वह x दिनों की यात्रा पर निकला है। अब पहला जो बन रहा है वहां इक्वेशन, वो क्या बन रहा है, पहले कंडीशन क्या बन रही है कि वह 3600 रुपए लिया है और कितने दिनों की यात्रा पर निकला, तो x दिनों की यात्रा पर निकला। तो एक दिन में कितना खर्च होगा उसका वो मान निकलेगा, माइनस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह यदि अपनी यात्रा में 4 दिन बढ़ा लेता है, x + 4 यात्रा में कितना बढ़ा रहा है, 4 दिन बढ़ा रहा है, तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है 30, क्योंकि उसे 30 रुपए अपने यात्रा में, मतलब जो यात्रा कर रहा है वो कितने दिन की, x दिनों की, और जब वो 4 दिन बढ़ा लेता है तो उसे कितने रुपए की कटौती करनी पड़ेगी प्रतिदिन में, 30 रुपए की। तो हमने यहां से प्रतिदिन खर्च निकाला और इसमें और इसका माइनस कर दिया तो 30 रुपए आ रहा है। मैं एक दिन में 50 रुपए खर्च करता हूं, कितना रुपए खर्च करता हूं, 10 दिन में कितना करूंगा 500। यही मेरे को क्या करना पड़े 15 दिन या मान लो क्या कहते 20 दिन खर्च करना पड़े, तो मुझे खर्च कितना कम करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। 50 रुपए है, 10 दिन में 500 हुए, तो इसी को 20 दिन चलाना है तो मुझे एक दिन में कितने खर्च करने पड़ेंगे 25 रुपए। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा कि एक दिन में मुझे कितना खर्च करना पड़ रहा है, टोटल खर्च कितना है यहाँ पर, टोटल कितने दिन है यहाँ पर मेरे पास, रुपए कितने हैं 500, और पहले कितने दिन थे 10 माइनस 500, अब कितने दिन है 20, तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, है ना 50 माइनस 25, सॉरी हाँ 25, तो कितना हो जाएगा 25 रुपए। 25 रुपए मुझे कटौती करनी पड़ेगी। बात थोड़ी समझ में आ रही होगी आप लोगों को। यहाँ पर मैंने ये 36/x माइनस 3600/x + 4 = 30 कैसे लाया है। अब इसके आगे हम चलते हैं तो क्या करेंगे कि इस 36 को हम यहाँ ले जा लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1/x माइनस यहाँ बचेगा क्या 1/x + 4। नंबर सेम है इसलिए वहाँ ले जा सकते हैं हम। तो यहाँ कितना हो जाएगा 30/36 00, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ पर कितना बच जाएगा 120, कितना बन जाएगा यहाँ पर 120। अब 120 बच गया, यहाँ पर क्या हो गया 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/120 लिख सकते हैं, है ना। तो 120 का मल्टीप्लाई इनसे, सॉरी पहले अपन क्या करते हैं इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा x + 4 और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर x, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी पेन थोड़ा सा मेरी क्या है हल्की चल रही है, x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 = क्या हो जाएगा यहाँ पर
1/120। यहाँ पे लिखा हुआ है x ब्रैकेट में x+4 और यहाँ पर इज इक्वल टू क्या कि 1/120 लिखा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x का मल्टीप्लाई x में तो क्या हो जाएगा x² और प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 1 ही वही संख्या रहेगी, x² मल्टीप्लाई बाय 1 तो x² ही रहेगा, प्लस 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू यहाँ लगाते हैं 120 का मल्टीप्लाई इस x में तो यहाँ हो जाएगा 120x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 4 में है तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 120 में तो प्लस 480 हो जाएगा। अब यहाँ पर 120 मल्टीप्लाई बाय माइनस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -120x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्लस 120 से -120 कैंसिल और यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 4 इधर का प्लस 1 480 इधर आएगा तो -480 और इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया वर्ग इक्वेशन मतलब कि वर्ग समीकरण मिल गया। हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन को मिटा देता हूं। क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये याद रखना है कि हमें क्या निकालना है कि वह कितने दिनों की यात्रा पर गया है। तो हम ये क्वेश्चन मिटा देते हैं, यहां पर आगे सॉल्व करते हैं। आपने वर्ग समीकरण पढ़ा होगा पहले, तो वर्ग समीकरण में क्या होता है, ये बीच वाला पद जो है किसी भी दो संख्या को लेना है हमें और दो संख्या को जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए, जबकि मल्टीप्लाई में करने पर उसका आंसर क्या आना चाहिए 480 आना चाहिए। तो यहां पर हम करते हैं, दो नंबर ऐसे सोचते हैं जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 और प्लस माइनस करेंगे तो 4, तो वो संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या हो सकती है 24 - 20। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। कैसे 22 जा 20 24 जा कितना 80 की 0 कैरी आए, 22 जा 40 और यहाँ पर 8 करेंगे तो 48, तो 480 आ जाएगा यहाँ पर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो गया x², यहाँ हो गया प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे 24x - 20x, यहाँ पर हो जाएगा -480 की जगह में 480, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ बच जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे कॉमन, -20 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा -20 कॉमन, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया क्या +24। जब यहाँ पर इतना बच जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों सभी पद में से आप क्या निकालेंगे x + 24 कॉमन निकलेगा, यहाँ बच जाएगा आप x - 20। तो यहाँ पर x, यहाँ पर सभी के इक्वल टू में क्या लगा हुआ है 0 लगा हुआ है, यहाँ पर 0 0 0, तो यहाँ पर x + 20 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x = -24 सॉरी -20 है, यहाँ पे +24 है, +24 है, तो यहाँ पर x = -24, ठीक है। अब दूसरा पद है x - 20 = 0, तो x = 20। माइनस में आंसर नहीं आ सकता है, प्लस में आंसर आएगा, तो वो कितने दिनों की यात्रा पर निकला है, x = 20 डेज की यात्रा पर निकला है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर में 4 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर पर -1 अंक मिलते हैं। मतलब सही उत्तर होगा तो आपको 4 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर होगा तो -1 मतलब 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। तो एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए हैं और उसे कितने अंक मिले हैं, 125 अंक मिले हैं। तो सही उत्तरों की हमें संख्या बतानी है। तो यहां पर देखते हैं कि माना सही उत्तरों की संख्या, माना सही उत्तरों की संख्या बराबर क्या हो गया x, बराबर क्या हो गया यहां पर x। अब गलत उत्तर की संख्या कितनी हो गई, गलत उत्तर की संख्या, टोटल उसने प्रश्न कितने हल किए हैं 75। सही उत्तरों को हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गलत उत्तर आ जाएंगे। अब यहां पर उसने यहां पर ऊपर क्या कहा है कि सही उत्तर के लिए कितना 4 अंक, सही उत्तर कितने हैं x है, तो 4 मार्क्स मिले उसको
और सही उत्तर की संख्या। अब माइनस गलत उत्तरों की संख्या क्या है, 75 माइनस एक्स, और यहां पर क्रॉस 1, क्योंकि 1 जो है वहां पर एक नंबर किसमें मिल रहा है उसको, -1 अंक किसमें मिल रहा है उसको, जब उसने क्वेश्चन गलत किया हो। तो यहां पर टोटल अंक उसको कितने प्राप्त हुए हैं, कितने हुए हैं, 125। यहां पर लिखा हुआ 4x माइनस 1x है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 75 है ना, -75, और माइनस का हो जाएगा यहां पर प्लस, तो प्लस हो जाएगा यहां पर x इज इक्वल टू 125। 4x प्लस 1x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू, यहां 125 है, माइनस उधर गया, प्लस बन गया, 75 बन गया, तो x इज इक्वल टू 125 प्लस 75 इज इक्वल टू 200 अपॉन हो जाएगा 5, तो यहां पर 5 4 जा 40, 5 0 जा 0, है ना। तो यहां पर आ गया x इज इक्वल टू 40, मतलब कि x की वैल्यू आ गई हमारी 40, तो सही उत्तर की संख्या आ गई हमारी 40। सही उत्तर उसने कितने किए हैं, 40, है ना, और गलत उत्तर कितने हो गए उसके, 35। तो अब इसको वेरीफाई करके भी दिखा देता हूं मैं आपको। यदि 40 है और 40 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160, और यहां पर 35 उत्तर उसने गलत किए, तो मल्टीप्लाई बाय यहां 1 करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, गलत उत्तर पे -1 अंक मिल रहा है उसको, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा -35। जब इसे आप माइनस करोगे तो यहां हो जाएगा 125, है ना, 125 क्या मिल रहे हैं उसको, अंक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपकी एग्जाम्स में भी कैलकुलेशन किया जाता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, तो लिखा हुआ है कि एक कैंप में लड़के एवं लड़कियों के समूह में से यदि 15 लड़कियां चली जाती हैं तो उसके बाद लड़कों की संख्या जो लड़कियों की संख्या से 2 गुनी बचती है ना। इसके बाद 45 लड़के उस कैंप से चले जाते हैं तो लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 5 गुना हो जाती है। आरंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो यहां पर लिखते हैं हम, माना लड़कों की संख्या x और यहां पर लड़कियों की संख्या y मान ली। अब यहां पर क्या है, 15 लड़कियों के चले जाने से शेष लड़कियां कितनी बची अपने पास, लड़कियां की संख्या क्या है, y है, 15 लड़कियां चली गई तो y माइनस क्या हो गया यहां पर 15, है ना। अब यहां पर लिखना है लड़कों की संख्या। अब लड़कों की संख्या यहां क्या लिखा है, 2 गुनी, किससे, लड़कियों की संख्या से। लड़कियों की संख्या कितनी है, y माइनस 15, तो यहां पर 2 गुनी है y माइनस 15 के। ठीक है, लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी है, x है, इज इक्वल टू 2y यहां पर हो जाएगा 2y, और 2 का मल्टीप्लाई 15 में तो -30 हो जाएगा ये, है ना। तो अब क्या हो जाएगा यहां पर हम क्या करेंगे, 2y माइनस x इज इक्वल टू लिख लेंगे 30। मतलब हम यदि ये करें, आपको इस समझ में नहीं आए तो x को हम इधर ला लें तो हो जाएगा +30, 2y क्या हो जाएगा, 2y क्या रहेगा यहां, और यहां पर x इधर जाएगा तो क्या होगा -x। तो यहां पर क्या आ गया, 2y माइनस x इज इक्वल टू 30। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, 2y माइनस x इज इक्वल टू 30। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। कैसे हो जाएगा कि हमने -x को इधर ला लिया, क्योंकि आगे हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसलिए अपनी सुविधा के लिए हमने इसको ऐसे लिख लिया है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर क्या होगा कि अब सेकंड कंडीशन लगाएंगे इस पे। जैसे यहां पे लिखा हमने 15 लड़कियों के चले जाने से शेष लड़कियों की संख्या, तो उसी प्रकार यहां लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, 45 लड़कों के चले जाने से, 45 लड़कों के चले जाने से शेष लड़कों की संख्या। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या हमने क्या मानी है, x मानी है,
तो क्या हो जाएगा x माइनस 45। अब यहाँ पर सेकंड पद यहाँ पे हमने ये लिखा कि 15 लड़कियों के चले जाने से शेष लड़कियों की संख्या हमारा आ गया। अगला लिखा हमने लड़कों की संख्या। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या। क्या हो जाएगा यहाँ, लड़कियों की संख्या। मैं मान रहा हूं कि सवाल आप लोगों का जो समझा रहा हूं मैं 2-3 सवाल वो बहुत लंबे जा रहे हैं, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप समझेंगे नहीं तो उसको शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। पहले आपको ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप आंसर लेके आ पाएंगे बहुत जल्दी से, है ना। अब यहाँ पर देखें क्या होगा, है ना। लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या क्या लिखा हुआ है, लड़कियों की संख्या यहाँ पर रह गई 45 लड़कियों के चले गए, तब लड़कियों की संख्या यहाँ पर कितनी बची, लड़कों से 5 गुनी बची। लड़कों से 5 गुनी बची मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 45। ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, लड़कियों की संख्या y माइनस 15, तो y माइनस 15 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई x में तो 5x और 5 का मल्टीप्लाई 45 में, तो यहां हो जाएगा 45 है तो 5 5 से 25 की 5 कैरी आया 2 और 5 4 20 प्लस 2 22 हो जाएगा, तो 5x माइनस यहां पर हो जाएगा 225। अब यहां पर लिखा हुआ है 5x, यहां लिखा हुआ है y, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 225 माइनस 15। तो यहां पर हो जाएगा 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 210। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये फर्स्ट हो गई कौन सी वाली, ये इक्वेशन है फर्स्ट वाली। और फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं। हमें क्या करना है, लड़कियों की संख्या पता करनी है जो आरंभ में थी। यहां पर लड़कियों की संख्या कितनी लिखी है y, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है ना। तो मैं क्वेश्चन मिटाता हूं और यहां पे इसको आगे सॉल्व करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 30 और 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 210 लिखा हुआ है। तो y के साथ में यहां पर 2 है, यहां पर y के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, -1 है। तो यहां पर हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो समीकरण नंबर 1 में मल्टीप्लाई होगा -1 का और समीकरण नंबर 2 में मल्टीप्लाई होगा 2 का, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, -1 का -x में मल्टीप्लाई तो बन जाएगा क्या, यहां पर x, और यहां पर -1 का मल्टीप्लाई प्लस 2y में, तो यहां बन जाएगा -2y इज इक्वल टू, यहां पर 30 है तो 30 बन जा -30, और उसके बाद अब करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो यहां पर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10x, यहां पर हो जाएगा -2y इज इक्वल टू, यहां पर है 210 तो 210 420, है ना। करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x माइनस, जब यहाँ पर चिन्ह समान लगे होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे माइनस करना पड़ता है। तो x माइनस 10x बराबर हो जाएगा -9x, ये 2y से 2y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू -30 प्लस -30 माइनस 420 कितना हो जाएगा, 4 - 450। यहां पर क्या होगा, ये -9x है या -450 है, तो दोनों को हम प्लस में लिख लेते हैं, काट जाएगा माइनस से माइनस, तो यहां पर हो जाएगा 450/9, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, यहां पर 9 5 45, तो ये 50 आ गई वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, -x + 2y = 30, तो -x है मतलब यहां पर हो जाएगा -50 + 2y = 30। यहां पर 30 लिखा हुआ है इसलिए हमने वहां पर भी 30 लिखा है, -50 इधर जाएगा तो 2y = 30 + 50 हो जाएगा। यहाँ पर y = 50 + 30 = 80,
80 यहाँ पे 2 y के साथ में था, इधर जाएगा तो 2 अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40, मतलब कि 40 क्या हो गई हमारी y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है, लड़कियों की संख्या, और हमें पूछा है क्वेश्चन में भी लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगी 40, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ लिखा किसी दफ्तर में काम करने वालों का 1/3 भाग, यहाँ पे 1/3 भाग जो है वो स्त्रियां हैं, आधी स्त्रियां विवाहित हैं तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग बच्चों वाली हैं। यदि पुरुषों की संख्या का 3/4 भाग विवाहित है तथा विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग पुरुष बच्चों वाला है, तो काम करने वालों का कितना हिस्सा निसंतान है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है लेकिन बहुत इजी सा है। किसी दफ्तर में काम करने वालों में से 1/3 क्या है, स्त्रियां हैं, तो टोटल काम करने वालों की कुल संख्या बराबर x हो गई। तो स्त्रियों की संख्या क्या हो गई, स्त्रियों की संख्या क्या हो गई, यहां पर 1/3 है तो x/3 हो गई। अब यहां पर क्या कह रहा है कि स्त्रियां हैं, आधी स्त्रियां विवाहित हैं, कितनी है, आधी स्त्रियां, तो यहां लिखेंगे विवाहित स्त्रियां, x/3 गुणा आधी मतलब 1/2, तो यहां पे हो जाएगा 3 2 6 और x 1 x, तो x/6 क्या हो गई, विवाहित हो गई। इसी के आगे लिख देते हैं x/6। अब आगे क्या बोला है, विवाहित है, विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग बच्चों वाला है, 1/3 भाग क्या है, बच्चों वाली, तो बच्चों वाली विवाहित स्त्रियां लिखना है तो स्त्रियां लिख देते हैं। तो यहां पर x/6 कितनी है बच्चों वाली, 1/3, तो यहां पर गुणा 1/3, तो हो जाएगा 6 3 18, मतलब x/18 क्या हो गई, यहां पर बच्चों वाली महिला हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि पुरुषों की संख्या, सबसे पहले तो पुरुषों की संख्या निकालें हम, यहां पर x क्या है, कुल काम करने वालों की संख्या, स्त्रियों की संख्या क्या हो गई, x/3, तो यहां पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी, कि संख्या क्या हो जाएगी, x - x/3, तो क्या हो जाएगा यहां पर 3 का मल्टीप्लाई x में 3x - x/3, तो यहां पे हो जाएगा 2x/3। ये क्या हो गई, हमारी पुरुषों की संख्या हो गई। अब क्या हो रहा है आगे, बच्चों वाले पुरुषों की संख्या कितनी, पुरुषों की संख्या का 3/4 भाग विवाहित है, विवाहित पुरुष, विवाहित पुरुष क्या है, कितना भाग है, 3/4, तो यहां पे 2x/3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 3/4, तो ये 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, यहां पे 2 2 4 और 2 1 2 हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/2, क्या बन जाएगा यहां पर 1/2, मतलब x/2 कह लें इसको, x/2 क्या हो जाएगा, यहां पर विवाहित पुरुषों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, x/2 क्या हो जाएगी, यहां पर विवाहित पुरुषों की संख्या हो जाएगी। अब यहां पर देखते हैं अपन, तथा विवाहित पुरुषों में 2/3 भाग क्या है, बच्चों वाला है, बच्चों वाले पुरुष, यहां पर लिखते हैं बच्चों वाले पुरुष, बच्चों वाले पुरुष कितने हो जाएंगे, x/2 गुना कितने हैं, यहां पर बच्चों वाले 2/3, 2/3 भाग पुरुषों का क्या है, बच्चों वाला है, तो 2/3, यहां पर x 2 जा 2 x हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो x/3 क्या हो गया, पुरुष वाला x/3 क्या हो गया, ये पुरुष बच्चों वाला हो गया, है ना। अब यहां पर पूछा है निसंतान, तो हम क्या करेंगे, पहले संतान वाली x/3 क्या है, पुरुष क्या है, x/3 क्या है, बच्चों वाले हैं। अब महिलाएं जो हैं,
बच्चों वाली स्त्रियां कितनी हैं, x/18, तो दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब संतान वाले, संतान मतलब बच्चों वाले का, बच्चों वाले कर्मचारी लिख दे यहाँ पर कर्मचारी, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर x/3, पुरुषों की बच्चों वाले पुरुष हो गए। अब बच्चों वाली स्त्रियां कितनी हो गई, x/18 हो गई। तो 18 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 3 6 18, तो 6x प्लस हो जाएगा यहाँ पे x, तो 7x/18 हो जाएगा हमारा क्या, बच्चों वाले कुल कर्मचारी हो जाएंगे 7x/18। अब हम देखते हैं टोटल कर्मचारी कितने हैं यहाँ पर x, तो यहाँ पर निसंतान कर्मचारी हो जाएंगे x माइनस 7x/18 इज इक्वल टू, यहाँ पे 18 है तो यहाँ पर 18x माइनस 7x अपॉन क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 11x/18, है ना। तो यह हो जाएगा यहाँ पर। अब वहाँ क्वेश्चन ने पूछा है कितना भाग, मतलब माना तो काम करने वालों का कितना भाग निसंतान है, तो यहाँ पे x हटा दो, x क्योंकि कुल कर्मचारियों की संख्या है, तो कुल कर्मचारियों का 11/18 11/18 भाग है ना। तो यहाँ पर कुल कर्मचारियों का कितना 11/18 भाग निसंतान है। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ये सरलीकरण का मेरा चौथा वीडियो है। चौथा वीडियो मिलाकर के मैंने जो है फर्स्ट वाले वीडियो में भी आपको 10 क्वेश्चन, सेकंड में भी 10 क्वेश्चन, थर्ड में भी 10 क्वेश्चन और यहाँ पर मैंने समझाया फोर्थ में 15 क्वेश्चन। तो यहाँ हो गया, यहाँ पर 45 क्वेश्चन हो गए। 45 क्वेश्चन मतलब कि 45 टाइप के क्वेश्चन आपको सरलीकरण में मैंने कराए हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन अछूता नहीं रह गया जो आपको मैंने ना समझाया हो, सिवाय परसेंटेज का और सीरीज का छोड़कर, क्योंकि मैंने परसेंटेज, सीरीज और वर्गमूल वाले जो है लेसन आपको पढ़ाया नहीं है। इसी सरलीकरण में वो छोड़ करके पढ़ा दिया है। परसेंटेज, सीरीज श्रृंखला जो होती है और वर्गमूल, घनमूल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो उन लेसन्स में मैं आपको कंप्लीट कराता हुआ चलूंगा। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हमें क्या करना था कि हमारा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना था। बड़े बड़े कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ये छोटे छोटे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यंजक बनाना हो, तो ये सरलीकरण में पूरा कंप्लीट हो रहा था। इसलिए मैंने इस लेसन को यहाँ पहले रखा है ताकि आप लोग इसको करना सीख जाए, इसकी बार बार प्रैक्टिस करके इसको करना सीख जाए, तो आपको बाकी जो आगे के लेसन में समझाऊंगा वो आप बहुत फास्ट तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो ये वीडियो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। सवाल से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।